हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से नींद आ सकती है, किस तरह से नींद नहीं आती, किन कारणों से नींद नहीं आती, किन कारणों से नींद आती है। तो ये आपने जाना समझा ज़रूरी है नींद मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जो है नींद कम आए तो हम कैसे उसको दूर करें, ये बड़ी एक समस्या है। तो जो कारण है नींद नहीं आने का कारण है, लगभग हर किसी को पता होता है कि मुझको नींद नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है। तो फिर भी आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर उसके लिए समाधान जो उपाय बताए हैं, कुछ उपाय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो उसमें जो मुख्य कहा कि नींद के लिए सर्वोत्तम माना गया है कि मालिश और उबटन। यदि हम शरीर की मालिश कर लेते हैं, या जैसे आपने सर की मालिश वगैरह कर लेते हैं, या आप स्नान वगैरह करके जब हाथ पैरों के अंगों को जो दबाने का काम है, उससे भी नींद आती है। और स्नान को भी माना गया है कि वो निद्रा लाने में सहयोगी है। तो ध्यान रहे, खाना खाने के तुरंत बाद स्नान तो नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आपने भोजन किया है, यदि 2 घंटे बीत चुके हैं, तो सोने से पहले आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने से नींद अच्छी आती है, पर ये सोने से पहले स्नान ये एक नियम नहीं है, ये नींद लाने के लिए ज़रूरी है। पर कम से कम भोजन किए हुए 2 घंटा होना ज़रूरी है। और नहीं तो आप रात को सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो करके और बढ़िया ढंग से पोंछ लेते हैं, और थोड़ा तेल लगा करके अपने पैरों के तलों को मालिश कर लेते हैं, हाथों को थोड़ा मालिश कर लेते हैं। तो इससे नींद आने की पूरी तरह से संभावना है। और स्निग्ध पदार्थों के साथ में आप जैसे जो दूध है, चावल का सेवन है, वह भी निद्रा लाने में कारण माना गया है। वैसे दही भी निद्रा लाने के लिए सहयोगी माना गया है, पर रात्रि को दही सेवन निषेध है, क्योंकि वो कफ बढ़ाता है। तो इसीलिए यदि आप दिन में मट्ठे का सेवन करते हैं, दिन में दही का सेवन करते हैं, तो भी रात को नींद आने में सुविधा रहती है। और राजस्थान में तो उसमें दही में, मट्ठे में जौ का जो घाट है, जिसको राबड़ी भी बोलते हैं, वो भी ज़बरदस्त नींद आती है। तो हमने देखा दिन में भी सेवन कर लें तो दिन में नींद आनी शुरू हो जाती है। तो किसी किसी को दूध से नींद आती है, किसी को दही सेवन करने से नींद आती है। तो दिन में दही या मट्ठे का सेवन भी रात्रि को नींद लाने में वो सहयोगी है। प्याज का सेवन, प्याज जो है वह बहुत ही निद्रा कारक होता है। प्याज अलग अलग तरह से सलाद के रूप में या दूसरे जो भी उपाय चटनी के रूप में आप लेते हैं, तो भी नींद लाने में वो सहयोगी है। इसके अलावा सब औषधियों का एक बेहतरीन जो औषध है, वह मानसिक रूप से प्रसन्न रहना। मानसिक रूप से प्रसन्न रहना वो निद्राजनक है, निद्रा कारक है। तो श्रद्धेय मुरारी बापू जी एक बार कहीं प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। बापू से किसी ने पूछा कि बापू कि बोले जब सत्संग में आते हैं तो नींद आती है, और बोले जब हम फिल्म में जाते हैं, जब इस तरह के गाने बजाने वाले में जाते हैं, तो वहाँ नींद नहीं आती है। तो बापू ने उत्तर दिया था कि बोले वो जो है वो कांटों की सेज है। जहाँ जाते हैं तो वो कांटे हैं, वो जीवन के लिए भी कांटे हैं, और आगे जाकर के फल के रूप में भी कांटे ही मिलेंगे। तो वहाँ कांटों की सेज होती है, इसलिए नींद नहीं आती है। पर बोले सत्संग, ये जो आध्यात्मिकता, यह तो फूलों की सेज है, ये तो बहुत इतनी सुंदर खुशबूदार फूल है। तो बोले आप उस सेज में लेटते हैं तो नींद आने, कई लोगों को सत्संग में नींद आने लगती है, वैसे ही नींद नहीं आती है। जब आध्यात्मिक धार्मिक की चर्चा होती है, कथा करते हैं, तो वहाँ पर नींद आने लगती है, क्योंकि वहाँ मानसिक रूप से आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, कई लोगों को तो हमने देखा कि वैसे नींद नहीं आती है। जब वो ध्यान में बैठे होते हैं, ध्यान में बैठे बैठे सो जाते हैं, ध्यान में बैठे बैठे उनको नींद आती है। तो अच्छी बात है कि यदि ध्यान करने से नींद आती है तो ध्यान करिए, सच में ध्यान से नींद आती है। रात को भी नींद नहीं आती है तो आप थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा, नींद जरूर आएगी। कई लोगों को जो रुचि के अनुसार जो बहुत ही धीमे धीमे मंद मंद जो गीत है, संगीत है, म्यूजिक है, यदि आप उसको धीमे धीमे बांसुरी की आवाज़ है, धीरे धीरे कोई गान भजन संगीत है, उसको सुनते हैं, तो ये बहुत ही नींद आने लगती है। उससे आपको रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन। आप पूरा एकदम अपने आप को शांत और बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छा आप अनुभव करने लगते हैं। तो इससे भी नींद आप ला सकते हैं।
इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर लिखा है कि आँखों में, सर पे, मुख में आरामदायक मलहम का प्रयोग करने से भी, यदि आप बहुत अच्छी तरह के कोई मलहम है, अंजन है, उसको लगाते हैं, सुखकर अंजन को लगाते हैं, या सौम्य कोई नेत्र की औषधियों को डालते हैं, तो वह भी नींद लाने में सहयोगी है, उससे निद्रा अच्छी आती है। इतना ही नहीं, सोने के लिए कहा कि सोने के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि बहुत आरामदायक बिस्तर हो, शांत जगह हो, जब बिस्तर देख करके नींद आए इतनी सुंदर। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो सोने का स्थान है वो बहुत ही शांत होना चाहिए, और जो सोने का जो स्थान है वहाँ पर जो बिस्तर है वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमेशा ध्यान रख लीजिए। वैसे तो पहनने के वस्त्र भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, पर सोने की जगह पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पहनने के वस्त्र को तो हम प्रतिदिन धोते हैं, प्रतिदिन धो कर के पहनते हैं, पर सोने वाली जगह पर भी यदि बिस्तर का जो बेडशीट है आप चेंज नहीं करते हैं, तो कम से कम 3-4 दिन में तो बदलना ही चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा 10-10 दिन, 15-15 दिन तक उसी बेडशीट पर आप सोते रहते हैं। ये ज़रूर है कि उसको आप धोते रहें, सुबह उठ करके अच्छी तरह से बिस्तर को साफ़ करें, झाड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त कहा कि नींद लाने के लिए आयुर्वेद के अंदर प्राकृतिक जो सुंदर सुंदर जो सुगंधित द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को कमरे में रखना या उनको सूंघना, या इस तरह से पुष्प गुच्छा आदि के लिए भी विधान किया। जो आजकल गमलों के अंदर में हम अलग अलग तरह के जो फूल रखते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि उससे भी नींद आती है। हालांकि आयुर्वेद के अंदर इस तरह के, जैसे सहदेवी का पौधा है, उसको रखना ही, या आपका कागजंगे का जो टुकड़े को काट करके सिरहाने पर रखना, सेमल के जो उसके रुआ है, उस रुए का तकिया बनाना, और इसके अतिरिक्त इस तरह के बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे उपाय। इस तरह से जो हमारे गुल बकावली है, उसके पौधे को आप गुलदस्ते की तरह से कमरे में रखिए, उसमें से भिनी भिनी खुशबू आती है। तो इस तरह से प्राकृतिक जो खुशबूदार पुष्प हैं, आजकल तो गुलाब भी आप लाते हैं, गुलाब की जो है बहुत सारे लोग उसको गुलदस्ते पे बना करके रखते हैं, पर वो गुलाब भी, उसमें खुशबू नहीं है। हो सके तो देसी गुलाब तो मैं कहता हूँ कि एक माला भी, कई बार कोई हमको आकर के जो माला पहनाते हैं, माला देते हैं, हम देखते हैं कि उसको रख दें, यदि गाड़ी में भी रख दें, पूरी गाड़ी खुशबू से महकने लगती है। यदि उसको कमरे में रख दें, ऑफिस में भी हम देखते हैं कि पूरा ऑफिस जो है बहुत सुगंधित होने शुरू हो जाता है, महकना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक, जो सौम्य जो खुशबू है, जो उसमें से निकलने वाली जो भिनी भिनी जो सुगंध है, वह निद्राजनक है, वो सुख कारक है, वो तृप्ति कारक है, वो आनंददायक है, वो मन को प्रसन्न करने वाला है। तो इस तरह से हो सके तो उसको भी अपने को करना चाहिए। और नहीं तो आजकल तो विविध तरह के दूसरे उपाय हैं। बाजार के अंदर जो एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, प्राकृतिक तेल को लीजिए, तेल को लेकर के ऐसा एक छोटा सा बर्तन आता है, उसके नीचे दिया जला देते हैं, ऊपर थोड़ा सा पानी डाल करके उसके अंदर 2-4 बूंद उसको टपका देते हैं, और रात भर पूरी खुशबू आपके कमरों में उससे फैल जाती है। सस्ता भी है, लाभकारी भी है। इसको आजकल लोग, बहुत सारे लोग जो एरोमा थेरेपी के नाम से इसको बात को करते हैं। एरोमा थेरेपी वस्तुतः सबसे ज़्यादा निद्रा के लिए, मानसिक तनाव के दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो सबका जो सबसे बड़ा जो समाधान है वो तो ध्यान है, वो तो साधना है, वो तो मन को मजबूत करना ही है। पर यदि मैं बात करूं, अष्टांग संग्रह में भी लिखा है कि नींद के लिए हम क्या करें। कहा, ब्रह्मचर्ये रते ग्राम्यर सुख निस्पृह चेतसः निद्रा संतोष तृप्तस्य समकालम नाति वर्तते। इस तरह से कहा कि ब्रह्मचर्य, संयम में प्रीति रखने से, यानी कि जो ब्रह्मचारी होता है, जो सदाचारी होता है, वो नींद उसको स्वतः ही आने लगता है। क्योंकि रात्रि निद्रा का समय, तमोगुण का समय है। इसीलिए जो विलासी होता है, जो वासना में, जो कामुकता में रहने वाला होता है, उसको नींद कई बार उसीलिए नहीं आती है। यानी बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर वासना सता रही है, वासना सता रही तो नींद तो गायब होनी ही है। इसीलिए कहा, ब्रह्मचर्य, संयम में प्रीति रखने वाला, ऐसे लोगों को नींद आती है। यानी कि प्रयास करिए। तमोगुण निद्रा का पर्याय है, परंतु थोड़ी सी सात्विकता तम के साथ में रखेंगे तो नींद आएगी। बहुत ज़रूरी है, रात्रि को भोजन कम लीजिए, बिल्कुल कम भोजन लो। पानी को
थोड़ा सा गुनगुना पानी को घूंट घूंट करके पियो। यदि इतना भी ना हो तो उसके लिए उपाय है कि आप जा कर के, जैसे मैंने कहा कि अपने पैरों को, हाथों को धो लेते हैं, तो उससे भी जो काम भाव है, वासना है, वो शांत होने लगती है। तो इसलिए कहा कि ब्रह्मचर्य में प्रीति करिए, विलासिता, कामुकता से दूर रहने एवं संतोष का भाव रखिए। किसी भी तरह से आपके मन में असंतोष ना आए, तो इससे निश्चित रूप से आपकी जो अनिद्रा जन्य जो कष्ट है वह नहीं होता है। आप अनिद्रा से बच सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये तो बात हुई रात को नींद ना आने वाले लोगों के लिए। कुछ ऐसे महापुरुष हैं रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं। पर आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए बहुत ही मना किया हुआ है। दिन में सोने से कहते हैं कि शरीर में कफ बढ़ता है, पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए शरीर में दिन में सोने के लिए बिल्कुल निषेध है। दिन के समय पर सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जैसे आयुर्वेद में कहा कि इससे अनेक रोग जो है ना उत्पन्न होने लग जाते हैं। और कहा कि क्या क्या रोग उत्पन्न होता है, तो कहा कि दिन में सोने से हलीमक एक बहुत खतरनाक प्रकार का एक पीलिया है, तो हलीमक होने लगता है। यानी पीलिया कब होगा? जब आपका लीवर खराब हो जाएगा, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा दिन में सोने से। इंडाइजेशन होने से जो एंजाइम्स वगैरह बनना चाहिए वो गड़बड़ हो जाएंगे, गैस बनेगी, पेट भारी होएगा और उससे फिर जॉन्डिस, पीलिया जैसे बीमारी पैदा होने लगेंगे। उससे शरीर में भारीपन होना शुरू हो जाएगा। दिन में सोने से सर दर्द होता है। कई लोग दिन में सोते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं कि सर में भारीपन रहता है, शरीर में दर्द रहने लगता है। उसको दिन में सोने से पाचन शक्ति की कमजोरी होने लगती है। जैसे उसको हृदयोपलेप भी कहा जाता है आयुर्वेद में, कि ऐसा महसूस होना कि जैसे ना दिल में, जैसे वो लोग कहते हैं मेरे तो दिल में बलगम जम गया। यार वैसे दिल में बलगम तो नहीं जमता, पर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हार्ट में चिपक गई हो, भारी भारी सा महसूस होना, ऐसा महसूस होने लगता है। शरीर में सूजन बढ़ जाती है। जिनकी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो, दिन में सोएंगे तो सूजन स्वेलिंग बढ़ जाएगी। भोजन में फिर दिन में सोने से भूख कम लगेगी, अरुचि होगी, कई बार उल्टी महसूस होने लगेगा, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा। और किसी को आप देखेंगे कि नाक में सूजन है, किसी को माइग्रेन है, आधा सर में दर्द है, या किसी को जो आर्टिक एरिया जो सित पित्त वगैरह है, जिसको छपाकी बीमारी कहते हैं, या मुंह में छाले हो जाना, फोड़े फुंसियाँ होना, खुजली होना, तंद्रा, सुस्ती आना, खांसी होना, गले की बीमारियाँ होना, इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ आयुर्वेद में गिनाया गया। इतना ही नहीं, और कहा कि इससे बुद्धि और स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। जो दिन में सोते हैं उनकी स्मरण शक्ति की भी कमी हो जाती है। इसी तरह से कहा कि जितने भी रक्तवाह जो हमारे स्रोत हैं, रक्त को जो शुद्ध करने वाले जो हमारी जो नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ हैं, उनमें भी अवरुद्ध हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। और का जो दिन में सोते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता, कार्य करने की क्षमता और शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है। और जो दिन में सोते हैं उनको जितने भी जो टॉक्सिक जैसे होता है ना, बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो मोटे हैं या जो स्निग्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, या जो कफ प्रकृति के रोग हैं, जिनको जोड़ों में दर्द है, या जो अलग अलग तरह के जो विष जैसे हम कृत्रिम विष, जैसे सांप काटे को भी हम कहते हैं कि उसको सोना नहीं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ध्यान रहे, मोटा सोएगा तो मोटापा बढ़ेगा। तो इसीलिए इनको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, या ध्यान रखिए। और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो दिन में सोते हैं फिर रात को नींद नहीं आती है। हम कईयों को पूछते बोले रात को नींद नहीं आती गुरुजी, दिन में नींद आती है। अरे भाई, दिन में सोना बंद कर दे, एक दिन बंद कर दे, 2 दिन बंद कर दे, रात को नींद आएगी। क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी रात को नींद नहीं आती इसलिए हम सोते रहते हैं। कब तक भाई सोते हैं? दिन में 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई, एक दिन 5 बजे उठ जाओ, फिर कितनी भी नींद आए बिल्कुल मत सोना, बिल्कुल मत सोना, दिन में भी मत सोना। फिर देखो शाम को क्यों नहीं नींद आएगी। हम अपनी दिनचर्या को खराब कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारी तो वही दिनचर्या है। भाई, दिनचर्या खराब करी हुई है तो उसको ठीक करो। सोने के समय पर सो, खाने के समय पर खाओ, उठने के समय पर उठो। यदि जिंदगी में हम इतनी चीज को भी नहीं कर सकते तो हम क्या बड़ा काम करेंगे। यदि कर भी लिया तो वो किस काम का? जो आपको भोजन ना दे, जो आपको निद्रा ना दे, वो काम तो व्यर्थ है। भोजन और निद्रा ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।
या ध्यान रखिए। तो इसी तरह से कुछ अपवाद है कि जैसे कहा कि फिर क्या बिल्कुल भी नहीं सोना है क्या, आप कहेंगे, मैं कहूँगा हाँ, नहीं नहीं, सब चीज़ के लिए थोड़ा अपवाद होता है। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में रात्रि की जैसे अवधि कम हो जाती है, गर्मी में क्योंकि देर और अंधेरा होता है, जल्दी उजाला हो जाता है, उस समय पर कई बार जो है गर्मी की वजह से शरीर में जलीय तत्व के जो अधिक शोषण होने से वायु बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में सामान्य रूप से कभी कभी गर्मी में आधा घंटा आप विश्राम करने की अनुमति है। ये आयुर्वेद में अनुमति है, सोने के लिए नहीं कहा कि सोना जरूरी है। तो भाई थोड़ा आलस्य प्रमाद है, तो हम, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं, मुझे पता है, वो कहेंगे आचार्य जी ने जो कहा वही करना है। तो भाई गर्मी में आधा घंटे का अनुमति आपको है, वो मेरे अनुसार नहीं, वो आयुर्वेद के अनुसार है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियों में भी दिन में सोने के लिए मनाही नहीं है, जैसे कोई अध्ययन आदि के द्वारा या रात्रि के संगीत गायन, जो भी इस तरह के कार्यों से, या रात्रि के जो काम किया हुआ है, रात्रि की जिनके ड्यूटी है, रात को जो काम करते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नशा करना मना है, किसी ने नशा वगैरह किया हुआ, ऐसी स्थिति के लोगों के लिए रात को दिन में सोना उनको मना नहीं। या जो बहुत ज़्यादा थक गए हों, कोई ऐसा काम कर लिया हो, बहुत दूर से चल करके आए हों, जिनके पास बहुत थकावट हो, या जिनको बहुत दस्त लग रहे हों, जिनके शरीर में बहुत दर्द हो, जिनको बहुत सांस लेने में परेशानी हो, ऐसे होने पर, या जो बहुत बुजुर्गों को दिन में सोना मना नहीं है, दिन में सो सकते हैं। बच्चों को दिन में सोने के लिए भी अलाउ है। या देह के अंदर, शरीर के अंदर जो बहुत ही क्षीणता होने पर, कमजोरी आने पर, या कभी हम लोग गिर गए हों, घाव लग गई हो, चोट लग गई हो, किसी वाहन वगैरह में, जैसे कई बार होता है ऐसी गाड़ी में खटारा बस आपको मिल गई हो, आप कहीं यात्रा करके आ रहे हो। हमारे भारतवर्ष के अंदर कई सारे मार्ग ऐसे हैं कि आदमी जो यात्रा कम करता है पर ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेता है, ऐसी स्थिति में थक जाता है। थक जाए तो आकर के आप दिन में थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। और कभी कभी जो है आपको बहुत शोक की कोई बात हो गई, भय की कोई बात हो गई, हम जैसे दो चीज़ें हैं, क्रोध से, शोक से, भय से नींद नहीं आती है, पर कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए, कई शोक की घटना है, भय की घटना है, पर आप दिन में थोड़ा सा यदि आपको झपकी आती है, नींद आती है, तो आप ज़रूर सोना जरूरी है। उससे आपकी धातुएँ बढ़ेंगी और थोड़ी शक्ति संतुलित रहेगी। यानी जिन कारणों से नींद नहीं आती है, वो कारण पैदा हो जाए तो फिर दिन में नींद आए तो भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। ये आयुर्वेद हमको विधान करता है। और निद्रा अवस्था में क्या होता है कि बढ़ा हुआ जो कफ होता है वो भी थोड़ा शरीर का पोषण करता है और इससे आयु ठीक रहती है। तो रात को थोड़ा सा, जैसे सोने की बात मैंने की, भोजन के विषय में हम भोजन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, रात को भोजन हमेशा हल्का लेना, सोने से 2 घंटा पहले लेना ठीक ढंग से, क्योंकि भोजन पचेगा नहीं तो नींद में बाधा उत्पन्न करेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमको यह ध्यान रखना है कि रात के समय पर जितना संभव हो सके भोजन थोड़ा जल्दी करें, सोने से पहले करें, और थोड़ा सा भोजन कम करें, और सोने से 2 घंटा पहले तो भोजन होना ही चाहिए। तो इसके अलावा रात को थोड़ी देर भ्रमण करें, क्योंकि दिन में भोजन के बाद हमको काम करना पड़ता है, रात्रि को भोजन के बाद में हम लोग कई बार, क्योंकि हमको कुछ करना होता नहीं है, थोड़ी देर भ्रमण करें, पैदल चलें कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद में जैसे हमने कहा कि रात को दही वगैरह नहीं खाना है, दही के अतिरिक्त जो है हमको खीरा आदि, मूली आदि जो सलाद हैं उनका सेवन भी नहीं करना है। उसके अलावा हमको रात्रि को अचार वगैरह भी नहीं खाना है। तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अभिसंधि होता है दही, तो वो स्रोतों में रुकावट पैदा करता है। ये सारे चीज़ जा करके वायु और कफ को बढ़ा देते हैं। तो जो वायु और कफ को बढ़ाने वाले जो पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी रात्रि को वायु और कफ बढ़ जाता है। तो यदि वायु कफ स्वाभाविक रूप से भी बढ़ता है, वायु कफ बढ़ाने वाले यदि आप भोजन का सेवन करेंगे तो जो है, क्योंकि भोजन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया सोते समय भी होती रहती है, ऐसी स्थिति में स्रोतों में रुकावट की संभावना रहती है, उससे नींद गड़बड़ी हो जाती है, चयापचय की जो पाचन की प्रक्रिया है वो उसमें बाधा पहुंच जाता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है उससे आप देखेंगे शरीर का जो टॉक्सिक लेवल है वो बढ़ जाता है। इसीलिए रात्रि को इन पदार्थों का सेवन के लिए निषेध किया गया है। तो ये रात्रिचर्या मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम अपनी रात्रिचर्या कर सकते हैं, किस तरह से नींद आ सकती है, किस तरह से हम निद्रा को प्राप्त कर सकते हैं, कब सोना चाहिए और रात्रि को क्या खाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो इन रोगों का जो, जैसे मैंने कहा कि जो स्रोतश को रुकावट करने के जो जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से हम बचें, और रात को पढ़ते समय भी, जैसे हमने कहा रात को पढ़ने के लिए भी कम प्रकाश हो तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए।
पूरे प्रकाश में आप पढ़िए और रात्रि को थोड़ा कम पढ़ें। प्रातः काल यदि हम पढ़ें तो ज़्यादा स्मरण रहता है। पर हम देखते हैं कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो रात को ज़्यादा पढ़ती है। वो कहते हैं जी रात को वातावरण शांत रहता है। आदत ऐसी उल्टी पड़ गई है। आदत को तो डालने से डर जाता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात्रि से ज़्यादा प्रातःकाल पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। और रात को क्योंकि वातावरण रात्रि से ज़्यादा सुबह का शांत होता है, इसीलिए यदि हो सके तो सुबह पढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि रात को पढ़ते समय आँखों में जोर पड़ता है, तो रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले बच्चों का वो आँखें की रोशनी भी कम होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जो है रात्रि को, जैसे हमने कहा कि हमको बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो करने के लिए, जो हमारे लिए रात्रि के लिए जिनका विधान किया गया है उनको करें, और जिनका निषेध किया गया है उनसे बचें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। इसलिए इन बातों को हमने बताने का प्रयास किया है।